बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है उसमें हम आपको बताएंगे कि पीएलसी, एचएमआई, डीसीएस और स्काडा सिस्टम क्या होते हैं और ये किस तरह वर्क करते हैं और ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और इनको क्यों यूज़ किया जाता है कंपेयर टू माइक्रो कंट्रोलर। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है पीएलसी। पीएलसी बेसिकली क्या है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। अगर आप इसके नेम को देखें तो इसके अंदर चीज़ क्या है? ये कंट्रोलर है। आप सी को इंडिकेट करें तो ये कंट्रोलर है। हमने बेतहाशा कंट्रोलर ऑलरेडी भी देखे हैं जिसमें हमने माइक्रो कंट्रोलर लाइक आर्डिनो है, जिस तरह एटमेक है, पिक कंट्रोलर है, 8051 है। डिफरेंट किस्म की लेक्चर सीरीज़ आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है इन कंट्रोलर्स पे। तो जो पीएलसी है वो भी बेसिकली कंट्रोलर है। अब कंट्रोलर का क्या काम होता है? कंट्रोलर का काम ये है कि इसने कुछ इनपुट लेना है, उसे प्रोसेस करना है और कुछ आउटपुट दे देना है। तो पीएलसी क्यों इम्पोर्टेंट है? आप अगर कंपैरिजन करें कॉस्ट वाइज तो जो बाकी कंट्रोलर हैं वो कुछ 100, 200, 300 रुपये में आ जाएंगे, जबकि पीएलसी आप देखें तो वो हज़ारों रुपये में आता है। एक सस्ता से सस्ता पीएलसी, अगर मैं चाइनीज़ पीएलसी की बात करूं तो वो भी कोई 12-13 हज़ार रुपये का आता है, और अच्छे सीमेंस के पीएलसी की बात करूं तो वो शायद लाखों में आए। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? पीएलसी का ये एडवांटेज है कि ये बेसिकली एक रिजिड किस्म का हार्डवेयर बना हुआ है जिसके अंदर इंटरनली इतनी प्रोटेक्शन लगाई गई है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, प्रेशर डिफरेंस आ जाता है, कोई इन्वायरमेंटल चेंज आ जाता है, ह्यूमिडिटी चेंज हो जाती है या इन्वायरमेंट में डस्ट फैक्टर आ जाता है, तो पीएलसी जो है ये इफ़ेक्टिवली वर्क करता रहे, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना है। आप जितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजीज़ देखते हैं जिधर ऑटोमेशन हो रही है इंडस्ट्री में, जिस तरह हमारे पास ऑलरेडी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जिस तरह हमारे पास रोबोटिक्स आ रही है, जिस तरह हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री है, या हमारे पास जो डिफरेंट किस्म की जो बायोमेडिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जिधर भी कोई एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी आ रही है जो एक डिफरेंट किस्म के इन्वायरमेंट में चल रही है, वो सारी की सारी पीएलसी बेस्ड है। जो कॉमन प्रैक्टिस में देखो, जो बहरी जहाज़ हैं जितने भी, वो सारे पीएलसी पे कंट्रोल हो रहे हैं। सिंपल एरोप्लेन है या फाइटर प्लेन है, आर्मी के एरोप्लेन है या सिंपल एरोप्लेन है, पैसेंजर एरोप्लेन है, उनमें भी पीएलसी यूज़ हो रही है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि जो हमारे पास जो है इक्विपमेंट में हम बात करें कि जो बायोमेडिकल से रेलिवेंट इक्विपमेंट है, जिस तरह एमआरआई है, सीटी स्कैन है, और इस तरह के जो ऑपरेशन से रेलिवेंट ऐसी डिवाइसेस जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रही हैं, वो सारी की सारी पीएलसी बेस्ड है। तो जो पीएलसी है, ये इसका एडवांटेज ये है कि ये अगर इन्वायरमेंट में फॉर एग्जांपल एक सैटेलाइट में लगी हुई है या एक मिसाइल में लगी हुई है और मिसाइल एक ख़ास स्पीड से मूव कर रहा है, तो और उसके अंदर कोई इन्वायरमेंटल चेंज बड़ी स्पीड से चेंज हो रहे हैं और फिर उसके बाद टेम्परेचर में बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, फिर भी पीएलसी डैमेज नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आ जाता है कि जब हम इसको हाई टेम्परेचर, हाई वो है इन्वायरमेंटल चेंज की बेस पे भी हम कहते हैं पीएलसी अच्छा इक्विपमेंट है, तो हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशन के लिए। बाकी आप वर्किंग प्रिंसिपल के लिहाज से देखो तो पीएलसी का जो एडवांटेज मिलता है वो ये है कि ये एनालॉग इनपुट भी ले लेता है, एनालॉग आउटपुट भी ले लेता है, डिजिटल इनपुट भी ले लेता है, डिजिटल आउटपुट भी ले लेता है। सही है ना? लेकिन इसके अंदर जो एक्सटेंडेड फीचर्स आते हैं उसमें क्या है कि भाई ये मल्टीपल एक्सटेंडेड टेम्परेचर रेंज पे भी ये चल जाता है, इसका एडवांटेज है। इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रिकल नॉइज़ भी है, और रेजिस्टेंस टू वाइब्रेशन एंड इम्पैक्ट, यानी कि वाइब्रेशन और इम्पैक्ट, क्योंकि मशीन्स के अंदर लग रहा है, मशीन के अंदर वाइब्रेशन होनी ही होनी है, और वो वाइब्रेशन के हिसाब से भी ये रेजिस्टेंट होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। सही है। दूसरा एडवांटेज पीएलसी के जो पर्टिकुलर एडवांटेजेस में बात आती है कि भाई इसकी जो वायरिंग है वो सिंपल होती है, यानी कि अगर आप देखो ना कंट्रोलर्स वगैरह, तो वो हाई करंट, हाई वोल्टेज वगैरह पे वर्क नहीं करते, जबकि पीएलसी में ये करंट की लिमिटेशन इसकी अच्छी होती है कि ये इसके इंटरनल सर्किटरी डैमेज नहीं होती, तो हमें कोई प्रोटेक्शन डिवाइसेज, जिस तरह आप कंट्रोलर में रिले के पीछे ट्रांजिस्टर्स वगैरह लगाते हो, जबकि पीएलसी में डायरेक्टली हम वो लगा देते हैं, क्योंकि इसकी इंटरनल सर्किटरी इस तरह होती है कि कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि बीच में हमें ट्रांजिस्टर वगैरह लगाना पड़े प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि डायरेक्टली रिले हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है। कंपैरेटिवली माइक्रो कंट्रोलर से बहुत ही फास्टर होता है क्योंकि ये पैरेलल में प्रोसेसिंग करता है। जितने भी माइक्रो कंट्रोलर है, मेजॉरिटी माइक्रो कंट्रोलर जो है वो सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग इसकी चल रही होती है, तो सीक्वेंस 1 बाय 1 वो चल रहे होते हैं, जबकि ये पैरेलल में एक ही टाइम पे 3 4 5 इंस्ट्रक्शंस को इकट्ठे चला लेता है।
तो हम मल्टीपल फंक्शंस पीएलसी से कर सकते हैं, जो प्रोसेस कंट्रोल में हमें ज़रूरत भी होती है कि हम पूरी पूरी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो सेंटर में सिर्फ एक पीएलसी लगी हुई है जो हर सेंसर को देख रहा है कि भाई टेम्परेचर है, फ्लो है, लेवल है, प्रेशर है, हर चीज़ की वैल्यू को ले रहा है और पैरेलली एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये एक एडवांटेज मिल जाता है। दूसरी चीज़, हम जब ट्रबल शूट करते हैं, कोई पीएलसी का सर्किट ख़राब हो जाता है तो ट्रबल शूटिंग पीएलसी में बहुत आसान है। और आखिरी चीज़ ये कि ये रिलायबल इक्विपमेंट है, यानी कि विद डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन इस ये डैमेज नहीं होता। तो ये एक एडवांटेज ये चलती है, साल साल चलता है। हमने कई मशीन्स देखी हैं, हमने अपने एक्सपोजर में, जो हमने इंडस्ट्री का एक्सपोजर हमारे पास है उसके अंदर हमने देखी हैं कि 10 साल, 15 साल, 20 साल पीएलसी एक इक्विपमेंट मशीन्स चल रही हैं और कोई मसला नहीं हुआ। यानी कि पीएलसी ये नहीं है कि कोई थोड़े अरसे बाद आपको पीएलसी रिप्लेस करना हो रहा है। जितना कॉस्टली है उतना रिलायबल भी है। तो वो ये नहीं होता कि डैमेज हो जाए जल्दी, सही है ना। तो आप देखो कि ये एक सिंपल पीएलसी क्या है, कंट्रोलर है। और कंट्रोलर को मैंने जब डिफाइन करता हूँ तो मैं कहता हूँ कंट्रोलर एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या है, ऐसा कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर क्या है कि आप, कंप्यूटर इज अ डिवाइस विच कंटेन इनपुट, विच कंटेन आउटपुट, प्रोसेसर एंड मेमोरी यूनिट। ये चार चीज़ें किसी भी डिवाइस के अंदर है, वो कंप्यूटर है, चाहे वो छोटा सा कैलकुलेटर है, चाहे वो स्मार्ट वॉच है या सिंपल वॉच है, डिजिटल वॉच है, वो सारे कंप्यूटर में ही आते हैं। तो ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। इट टेक्स आउट इनपुट, प्रोसेस इट, स्टोर इट इन इस मेमोरी एलिमेंट एंड देन गिव्स सम आउटपुट। तो नॉर्मल पीएलसी में जो इनपुट्स अवेलेबल होते हैं वो या एनालॉग इनपुट्स होते हैं या डिजिटल इनपुट्स होते हैं। एनालॉग इनपुट्स क्या होंगे कि वो आपको याद होगा जब हम सेंसर्स की बात करते थे तो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स एनालॉग में यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, 4 to 20 मिली एम्पेयर, 0 to 20 मिली एम्पेयर, 0 to 5 वोल्ट, 0 to 10 वोल्ट, ये एनालॉग इनपुट है। जबकि डिजिटल इनपुट सिंपल है, ऑन ऑफ स्विचेस। ऑन यानी कि लॉजिक 1 आ गया और लॉजिक 0 आ गया, ये डिजिटल इनपुट्स हैं। जबकि एनालॉग आउटपुट्स क्या हैं कि भाई हमने मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है, लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करना है, स्पीकर की आउटपुट वैल्यू को कंट्रोल करना है, ये एनालॉग आउटपुट्स हैं। और डिजिटल आउटपुट्स क्या हैं, सिंपल ऑन आउटपुट, भाई लाइट ऑन होगी या लाइट ऑफ होगी। दरम्यान में प्रोसेसिंग यूनिट है। तो ये प्रोसेसिंग यूनिट एक हाई स्पीड प्रोसेसिंग यूनिट है जो पैरेलली प्रोसेसिंग करता है ताकि किसी किस्म का इसमें लॉस ना हो और कंटिन्यूसली वर्क करे, मल्टीपल टास्क को पैरेलली परफॉर्म करे। तो ये पीएलसी का इंटरनल सर्किटरी आ जाता है। अब जब पीएलसी को प्रोग्राम करते हैं तो अच्छी चीज़ क्या है कि जो जितने भी माइक्रो कंट्रोलर्स जो हम प्रोग्रामिंग में करते हैं, तो जो नॉर्मल वे है प्रोग्रामिंग का वो सिंपल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, यानी कि C++ या पाइथन या हमारे पास जावास्क्रिप्ट से हम प्रोग्रामिंग करते हैं और जो सिंपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं उस तरह प्रोग्रामिंग करते हैं। पीएलसी का एक एडवांटेज मिलता है कि आपके पास, हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्रोटोकॉल्स अवेलेबल होते हैं, इसके सॉफ्टवेयर इसी तरह अवेलेबल होते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग फिजिकली तौर पे नहीं करनी पड़ती, यानी कि हमें कोड नहीं लिखना पड़ता। ऑप्शन अवेलेबल ज़रूर होती है कि अगर आप चाहो तो कोडिंग की तरह कर लो, लेकिन ये सारे हर किस्म का इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है। आपको याद होगा कि जब हम लो कॉस्ट कंट्रोलर्स या पुराने कंट्रोलर्स की बात करते थे तो वो असेंबली बेस्ड चलते थे, तो पीएलसी के अंदर असेंबली का भी एडवांटेज मिलता है। उसके बाद हाई कॉस्ट या जो डिफरेंट एडवांस माइक्रो कंट्रोलर आए जिसमें पिक, एसटीएम या आर्डिनो वगैरह या एटमेगा वगैरह है, तो उसमें प्रोग्रामिंग होती थी सिंपल प्रोग्रामिंग C++ की तरह, हाई लेवल लैंग्वेज की बेस पे। यानी कि या तो हम लो लेवल लैंग्वेज पे करते थे या हाई लेवल लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज भी पीएलसी के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। अब पीएलसी में इसके अलावा ऑप्शन अवेलेबल है कि आप लैडर लॉजिक से करो। लैडर लॉजिक क्या है कि सिंपल आपके पास एक सीडी की तरह की फॉर्मेशन बन जाती है, यानी कि एक साइड पे आपके पास सप्लाई आ गई और एक साइड पे आपके पास ग्राउंड आ गया। यानी कि हम कहेंगे दो लाइंस लगी हुई हैं, एक साइड पे सप्लाई की लाइन लगी हुई है और एक साइड पे ग्राउंड लगी है और दरमियान में आपका सर्किटरी। आपने स्विचेस को रिप्रेजेंट करना है तो स्विचेस की डिफरेंट किस्म की फॉर्मेशन है, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की। तो आपने स्विचेस को रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि अगर आप कहो कि तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है, ये सारा इनपुट को डिफाइन कर रहा है कि आपने इनपुट्स क्या लिए, और यहाँ पे ये वाला हिस्सा उसकी आउटपुट स्टेज को डिफाइन कर रहा है। जबकि यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे लेट्स सपोज ये 5 वोल्ट इनपुट के आ रहे हैं और यहाँ पे 0 वोल्ट है, यानी कि सप्लाई और ग्राउंड के दरमियान वाली फॉर्म है। तो यहाँ पे जितना भी ये वाली चीज़ है, ये सारी की सारी हम कोई मोटर्स वगैरह या चीज़ें लगा रहे हैं, और यहाँ पे ये चीज़ जो है ये स्विचेस वगैरह लगा रहे हैं। आप देखो सिंपल स्विचेस हैं, आप इसकी स्टेट को चेंज करते हो, स्टेट को चेंज करने के बाद यहाँ पे ये कोई मोटर है या कोई कॉइल है, ये ऑन होगी या ऑफ होगी, उस तरह वर्क करेगी। ये लैडर लॉजिक है इसे करें। अच्छा, लैडर लॉजिक और सिंपल क्या है कि फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास हर इक्विपमेंट का ब्लॉक मौजूद है, हम डायरेक्टली ब्लॉक्स को पुट करके और उनकी वैल्यूज़ को एडजस्ट करके हम फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में भी चले जाते हैं।
यानी कि फॉर एग्जांपल हमने एंड गेट लगाना है, तो लैडर लॉजिक में क्या है कि मैं एंड गेट 2 स्विचेस की कंपोजिशन से एंड गेट बनाऊंगा, जबकि फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम क्या है कि मैं एक ब्लॉक लगाऊंगा जो फिजिकली एंड गेट का है, उसको सिग्नल को 1 करूँगा या 0 करूँगा तो आउटपुट पे हमारे पास आ जाए। तो ये दूसरी तरीका है। तीसरा तरीका क्या है कि मैं स्ट्रक्चर कोड, यानी कि जिस तरह हमारे पास C++ का कोड है उस तरह हम ये कोड करते हैं एसटी लैंग्वेज में, यानी कि प्रॉपर इफ एल्स इनपुट आउटपुट की कमांड्स देके वेरिएबल्स को डिफाइन करके हम काम करते हैं, जिस तरह हम C++, जावा स्क्रिप्ट और पाइथन वगैरह में करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर टेक्स्ट की फॉर्मेशन में। अच्छा, इंस्ट्रक्शन लिस्ट क्या है कि हम असेंबली की फॉर्मेशन में चले जाएँ, यानी कि लोड करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, जिस तरह असेंबली में लो लेवल लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शन बिल्ट इन इंस्ट्रक्शंस थी उनकी बेस पे हम काम करते थे। तो ये भी इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। आखिरी ऑप्शन क्या है, सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट। जिस तरह हमारे पास फ्लो चार्ट होता है उसी तरह ही ये काम करता है। अगर आप देखो तो ये है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, ये इसमें ब्लॉक डायग्राम की बेस पे हम काम कर रहे हैं, और ये हमारे पास फ्लो चार्ट की बेस पे काम कर रहा है। सिंपल स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद कुछ वेरिएबल्स को आपने डिफाइन कर दिया, उसके बाद किसी भी चीज़ को आपने ऑन कर लिया, ऑफ कर लिया, यानी कि एक सीक्वेंशियल वे में फ्लो चार्ट की फॉर्मेशन में हमारे पास है। तो जो कॉमन प्रैक्टिस रहती है वो ये है कि हम पीएलसी को प्रोग्राम करते हैं लैडर लॉजिक से, जबकि दूसरे नंबर पे हम प्रोग्राम करते हैं फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम से। ये कॉमन प्रैक्टिस रहती है जिसकी बेस पे हम पीएलसी को प्रोग्राम कर लेते हैं। लेकिन ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप डिटेल में देखना चाहो तो इंडिपेंडेंटली हर चीज़ को अलग अलग हम डिफाइन कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट की बेस पे, प्रोग्रामिंग की बेस पे हम अलग अलग डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे बाद में, अभी नहीं। ये पीएलसी की डिफरेंट किस्म में आप देखो, ये कंप्लीट एक ब्लॉक है, इसके अंदर ये कंप्लीट ब्लॉक है। आप देखो इसमें यहाँ पे छोटे छोटे इनपुट्स हैं, यहाँ पे ये जो पिन हैं ये इनपुट डिफाइन कर रहे हैं, इसी तरह यहाँ पे कुछ आउटपुट्स हैं, इसी तरह सप्लाई वगैरह है, और छोटा सा एक डिस्प्ले है जो इसके आउटपुट पर डिस्प्ले दे रहा है। अगर आप देखो तो बिल्ट इन कुछ बटन्स भी लगे हुए हैं, जिन बटन्स की बेस पे हम छोटा मोटा प्रोग्राम इधर भी बनाया जा सकता है। तो आप देखो ये डिफरेंट किस्म की पीएलसीज हैं, डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ किसी कंपनी के, ये जहाँ पे देखो ये सीमेंस का लिखा हुआ है, ये यहाँ पे देखो ये मित्सुबिशी का लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंट किस्म की कंपनी के डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल्स आपके पास पीएलसीज में अवेलेबल होते हैं, सही है ना। जबकि आप देखो तो डिफरेंट ब्रांड्स जो पीएलसी में अवेलेबल होते हैं उसमें कंट्री वाइज भी ये डिफाइन किया जा सकता है। तो कुछ ब्रांड्स आप देखो तो जो अमेरिकन ब्रांड्स जो फेमस ब्रांड्स हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं उसमें क्या है, एलन ब्रैडले है, फिर उसके बाद हमारे पास जीएम आ जाता है, टीआई आ जाता है, जीई आ जाता है, फिर वेस्टिंग हाउस आ जाता है, कटर हैमर आ जाता है, स्क्वेयर डी आ जाता है। ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास कंपनीज बनती हैं जो हमारे पास अमेरिकन ब्रांड्स हैं, जिनको एलन ब्रैडले को सिंपल एलन ब्रैडले लिखते हैं, जबकि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट या जनरल इलेक्ट्रिक वालों को जीई या टीआई की फॉर्मेशन में लिख के ये डिफाइन करते हैं। अच्छा, फिर यूरोपियन ब्रांड में जो कॉमन है आता है वो सीमेंस है जो कॉमनली यूज़ होता है, और उसके बाद एबीबी है जो कॉमनली यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास टेली मैकेनिक यू है, फिर उसके बाद फेस्टो है, फिर उसके बाद क्लॉकनर एंड मॉलर, ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की कंपनीज अवेलेबल। जापानीज़ ब्रांड में हमारे पास तोशिबा है, एमरॉन है, फैनुक है, और फिर उसके बाद हमारे पास मित्सुबिशी आ जाता है। जबकि चाइनीज़ ब्रांड में हमारे पास फैटेक और डेल्टा आ जाता है। अगर आप रेट प्राइसेस वाइज देखो तो जो कॉमनली पीएलसी यूज़ होती हैं पैसों के लिहाज से सस्ती तरीन, तो उसमें डेल्टा और फैटेक कॉमनली यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास मित्सुबिशी यूज़ होती है प्राइस के हिसाब से, यानी कि लो से हाई की तरफ मैं जाऊँ तो जो कॉमनली यूज़ होती है पाकिस्तान में, तो उसमें डेल्टा फैटेक सबसे नंबर 1 पे यूज़ होती है, क्योंकि प्राइस वाइज बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ती है। उसके बाद जो आती है वो मित्सुबिशी आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आती है ये एलन ब्रैडले, ये कंपैरेटिवली लो कॉस्ट ही है। जबकि उसके बाद जो कॉमनली यूज़ होती है उसमें हमारे पास एबीबी आ जाती है, और सबसे एक्सपेंसिव जो है वो सीमेंस है। और यही एडवांटेज सीमेंस का है भी कि भाई F16 जैसी एप्लीकेशंस के लिए भी सीमेंस यूज़ होती है। सीमेंस पीएलसी आउटस्टैंडिंग पीएलसी है जो रिजिड भी है, और फीचर्स के लिहाज से इन सब पीएलसी से ज़्यादा एडवांटेज ये सीमेंस दे देती है। अलबत्ता जो जीई है, यानी कि ये जो जनरल इलेक्ट्रिक है, ये भी बड़ी फेमस कंपनी है पीएलसीज पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके एक स्पेशल किस्म के फीचर्स अवेलेबल हैं। क्योंकि ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन ये डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स अवेलेबल हैं। हर बंदा अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से या अपनी जो है वर्किंग प्रिंसिपल के लिहाज से वो अपनी डिफरेंट किस्म की पीएलसीज को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर।
अगर आप पीएलसी के इंटरनल की बात की जाए तो आप पीएलसीज़ में कुछ इनपुट हैं, ये देखो ये इनपुट्स हैं, फिर इसी तरह ये यहाँ पे ये जो चीज़ है ये इसके पुश बटन्स वगैरह हैं, फिर ये जो चीज़ है ये इसका डिस्प्ले है, फिर ये यहाँ पे कुछ इसके साथ आउटपुट्स लगे हुए हैं, ये आपके पास आ गए। फिर यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड की स्लॉट अवेलेबल होती है कि जब ज़रूरत पड़े तो आप मेमोरी कार्ड के साथ इसके अंदर अटैच कर लो, ये यहाँ पे ये स्लॉट अवेलेबल है, ये यहाँ पे ये मेमोरी कार्ड आप इसके अंदर इंसर्ट कर लो जिधर भी ज़रूरत पड़े तो मेमोरी कार्ड। और ये आपके पास जो है इसके अंदर इंटरफेस होता है ये पीसी को अटैच करने के लिए, डिफरेंट किस्म के इंटरफेसेस अवेलेबल होते हैं जिसके साथ पीसी अटैच हो जाता है और प्रोग्राम किया जा सकता है। और साथ पीएलसी में हमारे पास एक पावर सप्लाई है जिसको हमने सप्लाई दे दी ताकि पीएलसी ऑन और ऑफ हो जाए। तो ये कंप्लीट इसकी सर्किट डायग्राम है, आप देखो तो ये कंप्लीट एक ब्लॉक बन जाता है काफ़ी बड़ा और जिसके साथ अटैचमेंट आपके पास मिल जाती है। अब अगर आप इनपुट की बात करो तो इनपुट मैंने आपको बताया दो हैं, एनालॉग इनपुट है और डिजिटल इनपुट है। डिजिटल इनपुट को हम डिस्क्रीट इनपुट्स कहते हैं। इसमें हमारे पास सिंपल स्विचेस आते हैं, इसकी कंपोजिशन अलग है। अगर हमने पुश बटन यूज़ करना है तो पुश बटन दो किस्म के तरीक़ों से यूज़ हो रहा है। इसको हम कहते हैं नॉर्मली ओपन पुश बटन, कि नॉर्मली ओपन है, जैसे हम लॉजिक 1 देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। इसको कहते हैं नॉर्मली क्लोज, यानी कि ये क्लोज है, नॉर्मली क्लोज है, जिससे जैसे ही हम लॉजिक 1 देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसी सिंपल जो स्विच है वो नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज है, उसी तरह ही कि जब हमने इसको लॉजिक दिया तो ये ऑन हो गया है लॉजिक। पुश बटन में क्या है कि जितनी देर 1 रहा ये अपनी स्टेट को चेंज करेगा और जैसे ही 1 ख़त्म हुआ दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, सिंपल पुश बटन। जबकि नॉर्मल स्विच क्या है कि जब 1 दिया तो ये इधर चला गया, जैसे ही दोबारा 1 दिया तो ये वापस आ गया, यानी कि अपनी स्टेट को ये वापस उस वक्त करेगा कि जब इसकी लॉजिक में इसको सिग्नल मिलेगा। इसी तरह जो कॉन्टैक्ट्स हैं, ये कॉन्टैक्ट्स भी हैं कि ये किसी रिले पे डिपेंडेंट है, यानी कि पीछे कोई कॉइल है, जैसे ही कॉइल को 1 मिलता है, जैसे ही कॉइल को 1 मिलता है ये अपनी स्टेट को बदल जाता है। ये नॉर्मली ओपन है तो ये क्लोज हो जाएगा, सही है ना। इसी तरह अगर ये नॉर्मली क्लोज है तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये डिपेंडेंट होते हैं किसी आउटपुट पे, यानी कि कॉइल को जब सप्लाई मिलेगी तो ये अपनी स्टेट को बदलेगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के डिस्क्रीट इनपुट्स हमारे पास है। एनालॉग इनपुट्स की बात की जाए तो एनालॉग इनपुट्स में हमारे पास सिंपल सेंसर्स होते हैं। सेंसर्स डिफरेंट रेटिंग में चलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सेंसर्स की कॉमन रेटिंग्स आती हैं वो अम्पेयर्स में होती है, वोल्ट्स में होती है। अम्पेयर्स में अगर आप स्टैंडर्ड्स को देखो तो वो 0 to 20 मिली एम्पेयर का होता है, 4 to 20 मिली एम्पेयर का होता है। जबकि अगर हम वोल्टेज में देखें तो 0 to 10 वोल्ट होता है, 0 to 5 वोल्ट होता है और -10 to +10 होता है। ये डिफरेंट किस्म के वोल्टेज एनालॉग में मिल जाते हैं। जबकि डिजिटल आउटपुट में देखें तो डिजिटल आउटपुट में हमारे पास सिंपल कॉइल है। अगर हमने कॉइल को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह 2 ब्रैकेट्स में आ जाता है, और अगर मैंने लैम्प को रिप्रेजेंट करना है तो ये सर्कुलर फॉर्मेशन में आ जाता है। जबकि एनालॉग आउटपुट्स को रिप्रेजेंट करें तो फिर एनालॉग आउटपुट उसी तरह के स्टैंडर्ड्स हैं, 0 to 20 है, 4 to 20 है, 0 to 5 है या 0 to 10 है। ये डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड है, हर पीएलसी अपने अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड्स को डिफाइन कर देती है। ये पीएलसी के आउटपुट आ जाए, सही है। अब पीएलसी की कम्युनिकेशन की बात करें, क्योंकि ये पीएलसी के साथ कम्युनिकेट करती है, पीएलसी जो है पीसी के साथ कम्युनिकेट करती है, और पीसी जो है ये कोई इथरनेट पोर्ट या किसी पोर्ट के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो जो कॉमनली यूज्ड पोर्ट है वो इथरनेट पोर्ट है, जिसे लैन कार्ड कहते हैं। ये पहली पीएलसी की पोर्ट अवेलेबल होती है। उसके अलावा अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें तो RS422 या RS485 इसके थ्रू भी पीएलसी को हम कम्युनिकेट करवा सकते हैं। इसी तरह RS232 इसके थ्रू भी हम पीएलसी को कम्युनिकेट करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ पीएलसी हैं उनके डेडिकेटेड अपने प्रोटोकॉल्स हैं जिसकी बेस पे उनको कम्युनिकेट कराते हैं। जिस तरह एलन ब्रैडले है वो डाटा हाईवे है, वो उसके प्रोटोकॉल पे करती है। जीएम की जो है वो मॉड बस पे करती है। जीई जो है उसका अपना इसका अपना लैन अवेलेबल है। मिट्सुबिशी का अपना है। इसी तरह स्केडी का SY नेट है और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI वे है। ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास अवेलेबल होते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में, सही है ना। अभी थोड़ा सा हम देखें तो लैडर लॉजिक क्या है। लैडर लॉजिक अगर आप देखो तो इसमें जो कॉमनली यूज्ड हम डिफरेंट किस्म के स्विचेस अवेलेबल होते हैं। जो कॉमन यूज़ है ये आपके पास मैंने आपको कहा था, ये डिपेंडेंट स्विच होता है कि ये किसी कॉइल पे डिपेंडेंट होता है कि अगर कॉइल की वैल्यू जो है 1 हुई तो ऑटोमेटिकली ये अपनी स्टेट को बदल देगा। यानी कि ये अगर नॉर्मली ओपन है तो ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, या नॉर्मली क्लोज है तो ये ओपन हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट, इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट। और ये कॉन्टैक्ट जो है कंट्रोलेबल है, इसको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अगर नॉर्मली ओपन है इसको मैं लॉजिक 1 दूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा, और नॉर्मली क्लोज है इसे मैं लॉजिक 1 दूंगा तो ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा। ये उस तरह चेंज होता है।
ना। इसी तरह ये कॉइल है, ये कॉइल में आप देखो कि जैसे ही इसे सप्लाई मिलती है तो ये कॉइल के ऊपर लॉजिक 1 आ जाता है, एनर्जाइज हो जाता है, और जैसे ही इसे सप्लाई रिमूव होती है तो ये एनर्जाइज नहीं होता, यानी कि लॉजिक 0 देता रहता है। सही है ना। तो आपके पास सिंपल एंड गेट आपने बनाना है, तो आप देखो ये दो हैं, ए और बी इन सीरीज़ लगे हुए हैं और सी आउटपुट है। अगर आप देखो तो एंड गेट क्या है, एंड गेट कहता है कि भाई 0 0 पे आउटपुट 0 आएगा, 0 1 पे आउटपुट 0 आएगा, सही है ना। फिर उसके बाद 1 0 पे भी आउटपुट 0 आएगा, और 1 1 पे आउटपुट 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये एंड गेट आपको दे रहा है, ये एंड गेट की लॉजिक है, ठीक है। अब एंड गेट की लॉजिक के अकॉर्डिंगली आप देखो तो ये क्या है आपके पास कि भाई जब ये जीरो इनमें से एक भी जीरो होगा तो आउटपुट जीरो आएगा। ये देखो अगर फॉर एग्जांपल ए जीरो है, इसका मतलब ए की स्टेट और नॉर्मली ओपन है, बी की स्टेट अगर 1 हो जाती है तो ये क्लोज हो जाएगा, तो आउटपुट में फिर भी जीरो आ गया क्योंकि सप्लाई इधर नहीं पहुंच रही। जब ये ए और बी दोनों नॉर्मली क्लोज होंगे तो सी पे आउटपुट पे वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या है कि भाई ए और बी को ट्रू होना होगे तो सी ट्रू होगा। तो ये एंड गेट की लॉजिक है कि अगर हम दो स्विचेस को सीरीज में लगाते हैं तो वह एंड गेट बन जाता है। लैडर लॉजिक में अगर मैं दो सेंसर्स को पैरेलल में लगा दूं या दो स्विचेस को पैरेलल में लगा दूं तो वो और गेट की कंपोजिशन बनाता है। यानी और गेट क्या कहता है कि अगर एक भी इनपुट 1 होगा तो आउटपुट में 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि भाई आप देखो कि अगर ए 1 होता है तो आउटपुट पे 1 आ गया, बी 1 होता है तो आउटपुट पे 1 आ गया, ए बी दोनों 1 होते हैं तो आउटपुट पे 1 आ गया, जबकि ए और बी दोनों 0 होते हैं तो आउटपुट पे 0 रहेगा। तो ये और गेट वाला लॉजिक बन जाता है। नॉट गेट क्या है, ऑपोजिट है कि अगर मैं इनपुट पे 1 दूंगा तो आउटपुट पे 0 है, इनपुट पे 0 दूंगा तो आउटपुट पे 1 है। तो आप देखो कि ये ए है, अगर मैं ए को इनपुट पे 1 दूंगा यानी कि 1 दूंगा तो ये अपनी स्टेट को बदल देगा, ये ओपन हो जाएगा, जैसे ही ये ओपन होगा तो आउटपुट पे 0 आ जाएगा। ए को 0 दूंगा तो ये इसका मतलब ये नॉर्मली क्लोज है तो ये क्लोज ही रहेगा, तो आउटपुट पे 1 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये ऑपोजिट है कि अगर मैं 0 दूंगा ए को 0 दूंगा तो आउटपुट पे सी जो है वो 1 देगा, जबकि ए को 1 दूंगा तो सी 0 देगा। यानी कि 0 के केस में ए अगर 0 है तो सी जो है वो आउटपुट पे 1 दे रहा है, और अगर ए 1 है तो सी 0 हो गया। तो ये इस तरह हमारे पास लॉजिक बना है, सही है ना। आप अगर कॉन्फ़िगरेशन में देखो तो ये सिंपल सेट रीसेट की हमारे पास रिले बन जाती है, सही है ना। सेट रीसेट रिले जो है आप देखो तो ये हमारे पास है कि ये हमारे पास दो स्विचेस हैं और ये हमारे पास उसके बाद ये आउटपुट पे कॉइल है। इसी तरह ये हमारे पास पंप है, अनेबल है, और ये हमारे पास कॉइल आ गई। अब आप देखो ये दो स्विचेस एंड गेट की लॉजिक में सॉरी और गेट की लॉजिक में कि इन स्विचेस में से कोई भी एक 1 होगा तो आउटपुट पे ये 1 दे देगा, अगर इन स्विच में दोनों 0 होंगे तो आउटपुट पे 0 देगा। अगर ये रीसेट हो जाता है तो ये सेट हो जाएगा, या ये सेट हो जाता है ये रीसेट हो जाएगा, ये ऑपोजिट में चलते रहेंगे। यानी कि जैसे ही इसे इनेबल सिग्नल मिलेगा तो आउटपुट पे ये 1 हो जाएगा। जबकि ये पंप वाला ये एंड गेट की लॉजिक पे चल रहा है कि भाई पंप का सिग्नल भी 1 हो और एनेबल भी 1 हो तो आउटपुट पे आपके पास 1 अपीयर हो जाएगा। तो ये एक लॉजिक बनती है। अगर हम सिंपल एक पीएलसी का सर्किट देखें तो वो किस तरह बनता है, क्लोज लूप्स मैकेनिज्म में बनता है कि आपके पास सेंसर्स हैं, सेंसर्स ने कोई वैल्यू दी, वो सेंसर्स की वैल्यू पीएलसी में गई, पीएलसी ने इफ एल्स की कंडीशन पे या किसी भी कंडीशन पे वर्क किया और देखा कि भाई कि किस वैल्यू पे इसने मोटर को ऑन करना है, किस वैल्यू पे नहीं करना है, या मोटर की एक स्पीड को कंट्रोल करना है। अगर सेंसर की वैल्यू कम हो रही है तो मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करना है, या सेंसर की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करना है, और यह आउटपुट पे आपकी मोटर चल रही है और मोटर की स्पीड या उसका टेम्परेचर उसका प्रेशर मैयर होकर सेंसर को दे रहा है और सेंसर फिर हमारे पास चल रहा है। ये क्लोज लूप में हमारे पास आता है। इसको कहते हैं, इस सिस्टम को हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम। यानी कि एक सेंटर में हमारे पास कंट्रोलर लगा हुआ है और डिफरेंट सेंसर से वैल्यू लेके आउटपुट को कंट्रोल कर रहा है। इसे क्या कह रहे हैं, सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम। तो ये सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं कि या तो हमारे पास इनपुट डिजिटल इनपुट आ रहा है, यानी कि जो मेरा सेंसर है वो डिजिटल इनपुट है तो डायरेक्ट डिजिटल इनपुट में चला जा रहा है पीएलसी, या मेरे पास सेंसर है एनालॉग इनपुट। तो एनालॉग इनपुट है तो एनालॉग इनपुट हमारे पास क्या होता है कि हम एनालॉग इनपुट को डायरेक्टली ले लेते हैं, तो दरम्यान में हम एक ट्रांसमीटर लगाते हैं। ट्रांसमीटर का काम क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू है एनालॉग की, यानी कि 0 to 20 या 4 to 20, उस वैल्यू पे आउटपुट दे। तो वो क्या करता है कि सेंसर की वैल्यू को लेता है, वैल्यू को लेने के बाद इसको एडजस्ट करता है उस स्टैंडर्ड्स पे जिस स्टैंडर्ड पे माइक्रो कंट्रोलर अंडरस्टैंड कर लेता है। तो वो माइक्रो कंट्रोलर का स्टैंडर्ड्स क्या है, 0 to 20 मिली एम्पेयर, 4 to 20 या 0 to 5 या 0 to 10 या -10 to +10। तो वो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू को ट्रांसमीटर कन्वर्ट करके पीएलसी को देता है, सही है।
अब ये देखो, ये एक जनरल एग्जांपल है कि भाई ये आपने स्टार्ट बटन प्रेस किया, स्टार्ट बटन प्रेस किया, आपकी मोटर रनिंग में चलेगी, बॉक्स डिटेक्ट हुआ, जैसे बॉक्स डिटेक्ट हुआ उसने एलईडी को ऑन कर दिया और सेंसर ने यस कर दिया। तो ये देखो, ये एक सिंपल सा एक कॉन्फ़िगरेशन है जो पीएलसी पे चल रही है, सही है ना। अब पीएलसी के प्रॉब्लम क्या आती है कि सिंपल पीएलसी की आउटपुट को देखने के लिए फिर हमें कंटिन्यूसली पीसी लगाना पड़ता है, कंप्यूटर लगाना पड़ता है। अगर कंप्यूटर ना होगा तो पीएलसी की आउटपुट को हम रियल टाइम में मॉनिटर नहीं कर सकते। तो पीएलसी के अंदर कंप्यूटर के बगैर वाला फीचर क्या है कि उसके अंदर सिंपल एचएमआई अवेलेबल होती है। एचएमआई क्या है? ह्यूमन मशीन इंटरफेस। एचएमआई क्या है कि जो पीएलसी की स्टेट्स है उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देती है। यानी कि आपकी मोटर आई पीएलसी, उसके साथ वीएफडी लगी हुई है, यानी कि ये पीएलसी लगी हुई है, उस पीएलसी ने आउटपुट दिया वीएफडी को। वीएफडी का काम क्या है? फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना। फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा कर रही है। जबकि पीएलसी जो अपना आउटपुट दे रही है वो किस में जा रहा है? एचएमआई में। अब एचएमआई क्या है कि ये एक विजुअल डिस्प्ले दे रही है, यानी कि हमें पीसी लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक डिस्प्ले हमारे पास आ गया। अब वो डिस्प्ले इसको ग्राफिकली दे रही है कि भाई मोटर की स्पीड कम हो रही है, मोटर की स्पीड ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे डिस्प्ले आपके पास आ रहा है, सही है ना। तो हम सिंपल एक प्रोग्राम बना के उसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं पीएलसी किस तरह वर्क करती है, तो वो हमें आउटपुट मिल जाता है। अब जो एचएमआई है उसका एडवांटेज हमें क्या मिलता है? आप एक जनरल देखो, एटीएम मशीन्स जो बैंक्स वगैरह में लगी होती है, वो एक कॉमन एग्जांपल है पीएलसी की कि भाई उसके अंदर पीएलसी लगा हुआ है और पीएलसी के साथ वो मशीन लगी हुई है जो जो पैसों को गिन रही है, और एंड पे जो आउटपुट पे डिस्प्ले आ रहा है वो एचएमआई के थ्रू डिस्प्ले आ रहा है, सही है ना। तो ये एक पीएलसी की कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो पीएलसी का सिंगल पीएलसी वाला मॉड्यूल होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम। हाँ, अगर मेरे पास मल्टीपल पीएलसीज आपस में कनेक्टेड हैं और वो अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करके एक डेटा को एग्जीक्यूट कर रही हैं, तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम क्या है कि हमने मल्टीपल कंट्रोल लूप्स बनाए। जिस तरह हमने पहले एक वो फीडबैक वाला सिंगल कंट्रोल लूप बनाया था ना पीएलसी का, ये वाला, तो ये एक सिंगल लूप है, इसको हम कह रहे हैं सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम है। फॉर एग्जांपल मेरे सिस्टम में एक से ज़्यादा पीएलसीज लगी हुई हैं, वो डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल कर रही हैं और एक आउटपुट दे रही हैं। तो ये हमारे पास जो सिस्टम बनेगा इसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। क्या आपके पास अलग अलग मॉड्यूल्स, फॉर एग्जांपल एक मशीन है उसकी अपनी पीएलसी लगी है, दूसरी मशीन है उसकी अपनी पीएलसी लगी है, तीसरी मशीन है उसकी अपनी पीएलसी लगी है, और सारी पीएलसी जो है इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हैं और आप उन इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर कर रहे हो। तो ये क्या बन जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, यानी कि मल्टीपल सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम कंबाइन करके आपको एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम वाली आउटपुट दे रहे हैं। तो आपको इसको ऑपरेट, आप जो है ये नो सेंट्रल ऑपरेटेड सुपरवाइजर कंट्रोल होता है कि इसमें एक ही सेंट्रल ऑपरेटर नहीं होता, हर पीएलसी का अपना अपना सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है और सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको दे रही होती है। यानी कि आप मोनीटर कर सकते हो, रिमोटली मोनीटर कर सकते हो, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए वो इंडिपेंडेंटली हर पीएलसी की अपनी होगी। नॉर्मल प्लांट्स में यही डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। आप देखो, ये सिंपल एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम लो जी, ये एक पीएलसी लगी हुई है, ये उसके सेंसर्स हैं, ये दूसरी पीएलसी लगी हुई है, ये उसके सेंसर्स हैं, ये तीसरी पीएलसी लगी हुई है, उसके सेंसर्स हैं, ये और एंड पे जाके आपके पास मोनीटर के लिए एक वो कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं जो आप उसको मोनीटर कर रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, सही है ना। तो दूसरा हमारे पास आ जाता है, उसे कहते हैं सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। सुपरवाइजरी कंट्रोल क्या है कि अब मेरे पास डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम को हमें एक जगह पे ऑब्जर्व भी करें और उसको कंट्रोल भी करें। यानी कि ये एक एडवांस फॉर्मेशन बन जाती है जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल को भी अपर लेवल पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं। जिस तरह आप देखो, एक वापडा की एग्जांपल बन जाती है कि हमारे पास पाकिस्तान का वापडा सिस्टम है जिसमें बिजली का सिस्टम चल रहा है। तो एक ग्रिड सेशन है, उसके अंदर अपनी पीएलसी, उसकी अपनी इन्फॉर्मेशन, दूसरा ग्रिड सेशन, तीसरा ग्रिड सेशन, हर ग्रिड सेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम लगा है और सारे डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम इंडिपेंडेंटली किसी एक पॉइंट पे दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन, उसे हम कहेंगे स्काडा। दूसरी चीज़ स्काडा में एडवांटेज क्या मिलता है कि ये रिमोटली हम इसके अंदर एक आरटीयू होता है, रिमोट टर्मिनल यूनिट होता है, जिसका काम ही ये होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन को किसी एक जगह पे आपको कंबाइन करके दें, सही है। तो ये वायरलेसली कम्युनिकेट कर रहा होता है जीएसएम के थ्रू या जीपीएस, डिफरेंट किस्म के वायरलेस सेंसर्स के थ्रू ये कम्युनिकेट कर रहा होता है, सही है ना। तो आप स्काडा सिस्टम में देखो तो ये आपके पास एक पीएलसी लगी है, दूसरी पीएलसी, तीसरी पीएलसी, आप देखो तो ये सारी पीएलसी अपनी अपनी जगह पे वर्क कर रही हैं। तो ये रिमोटली स्काडा जो है इनको ऑब्जर्व भी कर रहा है और आपको आउटपुट पे दे भी रहा है, सही है ना। तो ये स्काडा सिस्टम हमारे पास वर्क।
आप देखो ये एक पावर प्लांट है, आप अगर देखो तो ये इस पावर प्लांट में डिफरेंट किस्म के इंफॉर्मेशन हैं। किसी जगह में पंप का प्रेशर जा रहा है, किसी में फ्लो जा रहा है, किसी में लेवल जा रहा है, किसी में अलार्म्स जा रहे हैं, किसी में उसका टेम्परेचर जा रहा है। ये सारी वैल्यूज़ को आपको एक स्काडा आउटपुट पे ऑब्जर्वर है जो देख रहा है, और वो किधर किसी भी जगह पे प्लांट को स्टार्ट करा सकता है, स्टॉप करा सकता है, कुछ वैल्यूज़ को चेंज करा सकता है। ये सारा का सारा काम ठीक है ना। तो स्काडा के फीचर्स अगर आप देखो तो स्काडा के फीचर्स क्या होते हैं, ये ऑटोमेटिक बस सेक्शनलाइजेशन है, फिर ऑटोमेटिक रीक्लोजिंग आफ्टर अ फॉल्ट है, सिंक्रोनस चेक है, प्रोटेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट है, फॉल्ट रिपोर्टिंग है, ट्रांसफार्मर लोड बैलेंसिंग है, वोल्टेज एंड डायरेक्टिव पावर कंट्रोल है, इक्विपमेंट कंडीशनिंग एंड मोनिटरिंग है, डाटा एक्विजिशन है, स्टेटस मोनिटरिंग है, डाटा लॉगिंग है। ये सारा काम फिर स्काडा का होता है। ये अभी एक जनरल पावर प्लांट के रिस्पेक्ट से है। अगर पावर प्लांट के रिस्पेक्ट से ना होता है तो आप देखो यहाँ पे ये वोल्टेज और करंट को देख रहा है। अगर आप पावर प्लांट से हट जाते हो तो फिर वो क्या करेगा, टेम्परेचर को देखेगा, प्रेशर को देखेगा, लेवल को देखेगा, फ्लो को देखेगा, लोड सेल को देखेगा, वो डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स जिनको देख के वो मोनीटर और कंट्रोल कर रहा हो। सही है ना। तो आप देखो कि ये आपके पास स्काडा लगा हुआ है, ये आपका स्काडा लगा है, जबकि स्काडा के बैकअप यहाँ पे लगा है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन को ले रहा है वो अलग अलग है। सब स्टेशन के कंट्रोल को कर रहा है, डिमांड साइड लोड मैनेजमेंट कर रहा है, एनर्जी मैनेजमेंट कर रहा है, सब स्टेशन कंट्रोलर है, फिर सब स्टेशन कंट्रोलर है, रेवेन्यू को वो देख रहा है, फिर ग्राफिक इन्फॉर्मेशन जो है सिस्टम लगा हुआ है, फिर सब स्टेशन कंट्रोलर है। ये स्काडा है, स्काडा के साथ बैकअप है, और ये वायरलेसली कंट्रोल कर रहा है FMEM है। दरमियान में वैन है, ये वाइड एरिया नेटवर्क है, और स्काडा जो है इंटरनेट के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन को लेगा। सही है नहीं। थैंक यू, जज़ाकल्ला। ये कंप्लीट आपके पास इंफॉर्मेशन थी जो PLC, HMI, DCS और फिर स्काडा की हैं। इसके सब डिटेल्स में मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा आपके पास डिफरेंट किस्म की वीडियोस बनाऊंगा। जज़ाकल्ला, अल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, और अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता फरमाए।